हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग मेरा थंबनेल देख के ही मेरे वीडियो को क्लिक करके देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जो हमने नहीं देखा, ठीक है, जो हम नहीं जानते। इसमें लिखा आपने थंबनेल में देखा हो, क्या आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं यूपी टेट में। तो इस बात को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैं इस वीडियो में ऐसा क्या बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लास को। आप लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा। ये हमारा यूपी टेट 2016 का जो मैंने फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के ये सेकंड पार्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है। तो मैंने कारक की वीडियो बनाई है, मैंने कारक पढ़ा दिया है अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख सकता है, प्लेलिस्ट में आपको या वीडियोज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया हुआ कि जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ पे जो से आता है उसके लिए क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर करण कारक के लिए भी से आता है, लेकिन जहाँ पे साधन की बात होती है वहाँ पे क्या होता है, करण कारक होता है। और जहाँ पे अलग होने की बात होती है वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। पेड़ से बंदर कूद रहा, बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, रति, क्रोध, उत्साह। कह रहा श्रृंगार रस का कौन सा स्थायी भाव है। श्रृंगार रस मैंने बताया था, रस कल ही बताया था पिछली वीडियो में कि रस कितने प्रकार से, मुख्यतः 8 है, लेकिन वात्सल्य रस को बाद में मिला दिया गया तो 9 हो गए। ठीक है, मैंने इसके स्थायी भाव बताया था। अगर श्रृंगार रस के स्थायी भाव पूछा जाए तो श्रृंगार रस का और वात्सल्य रस का दोनों का स्थायी भाव 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, हास किसका होता है, हास्य रस का होता है। क्रोध किसका होता है, रौद्र रस का होता है। उत्साह किसका होता है, वीर रस का होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि चारों ऑप्शन आपको दिख जाएं। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव तत्सम मैंने बताया हुआ था। तत्सम वे शब्द होते हैं जो बिना, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, वो क्या तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या होते हैं, जो हम जनरली अपनी आम भाषा में बोलचाल में यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। जैसे भ्रमर, भ्रमर एक संस्कृत शब्द है और कठिन शब्द है, तो ये नहीं होगा तद्भव। अग्नि भी नहीं होगा, मस्तक भी नहीं होगा, बल्कि मछली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मछली का अगर तद्भव बात करें, तद्भव क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, मीन हम लोग बोलते नहीं बोलते, मछली बोलते हैं। तो मछली क्या तद्भव हो गया, मीन क्या हो गया, तत्सम हो गया। मस्तक का क्या है, माथा होता है, तद्भव। अग्नि का क्या है, आग होता है, तद्भव। और भ्रमर का क्या होता है, भंवरा। ठीक है, क्या होता है, भंवरा, भंवरा इसका तद्भव होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पे एक ए ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, 24, बी 11, सी 13 और डी 16। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर आपको इसको ट्रिक से याद कर सकते, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चौपाई मतलब 4 पाई। ठीक है, 4 पाई, और 4 पाई का हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चौपाई क्या है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या है, सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद और अर्धमात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद है चौपाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक है, अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे है यमक अलंकार। यमक मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या, यमक नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, यमक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। क्यों, क्योंकि एक सेकेंड मैं यहाँ पे थोड़ा देखिए, तेरी बरछीने हैं खलन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार होगा या श्लेष होगा। देखिए रूपक तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूपक में जहाँ पे दो लोगों की, किसी के रूप की किसी की तुलना की जाती है, जहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अगर अनुप्रास की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ण या एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसे अनुप्रास की हम बात करें, अनुप्रास में क्या होगा, अनुप्रास में होता है ये कि जैसे
तरन तर्तमाल तरुअर बहुशः, मतलब ताकि बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ड या एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष मतलब चिपका हुआ होता है, जहाँ पे एक बार एक शब्द है लेकिन उसके हर जगह अलग अलग उपयोग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। यमक क्या होता है, यमक अलंकार वो होते हैं जिसमें एक शब्द एक शब्द दो बार आए, उसका हर जगह अर्थ क्या होता है, यमक का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो वहाँ पे क्या आता है कि वहाँ पे मतलब कि यमक अलंकार में मतलब कि दो बार शब्द आएंगे कोई और उसका दोनों बार अलग अलग अर्थ होगा। और श्लेष में क्या है, एक बार वो शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हर जगह यूज होंगे, ठीक है, उसके कई अर्थ होते हैं। तो यमक में जैसे हो सकता है, जैसे बहुत फेमस है एक वो कनक कनक पे सौगुनी मादकता अधिकार या पाए बौराय नर व पाए बौराय, ठीक है। तो एक कनक का मतलब होता है धतूरे, एक कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो ये यमक अलंकार, यहाँ पे भी यमक अलंकार ही सही है, ऑप्शन नंबर डी की जगह हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे बर्छी के दो अर्थ है, ठीक है। एक बर्छी का अर्थ यहाँ पे है क्या, हथियार से है, एक बर्छी का मतलब क्या है यहाँ पे, हथियार से है, और दूसरे बर्छी का मतलब क्या है कि उसने मतलब बर छीन लिए, ठीक है, किसी का, ठीक है। यहाँ पे भी दो अर्थ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 16 का, तो 16 का क्या है हमारा, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे कौन से हैं, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं, एक का सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत, एक बर्छी का मतलब हथियार होता है और एक बर्छी का मतलब होता है योद्धा, ठीक है। श्रेष्ठ योद्धा ने, श्रेष्ठ योद्धा को छीन लिया गया, ठीक है, श्रेष्ठ योद्धा छीना गया, छीन लिया गया, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो एक बर्छी का मतलब हथियार है, एक बर्छी का मतलब श्रेष्ठ योद्धा छीन लिया गया है। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, तो बालकृष्ण भट्ट की, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन छोटा कर देती हूँ, चारों ऑप्शन आपको दिख जाए। हाँ, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो सबको पता है सूर्योदय का क्या होता है, सूर्योदय में कौन सा, अगर हम बात करें कौन सी यहाँ पे संधि है, यहाँ पे क्या है, गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है, आ ई मिला के क्या हो जाता है, आ ई के बाद अगर ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ऊ आता है तो क्या ओ, और ई के आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, आई के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ प्लस ऊ मिला के ओ हो गया, सूर्योदय हो, तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में आ रहा है और फिर ऊ आ रहा है, तो ये दोनों मिला क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा जो दिया है, ठीक है, यू में ओ लगा हुआ। तो सूर्योदय क्या, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 18 का यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। देखिए यहाँ पे अव्ययी भाव गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास, ठीक है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ पे यथाशक्ति आप देखिए यहाँ पे क्या है, द्विगु समास का मतलब क्या होता है, संख्यावाची होना चाहिए, तो संख्यावाची नहीं है, ऑप्शन नंबर मतलब ये क्या हो जाएगा, सही गलत हो जाएगा। कर्मधारय विशेषण विशेष का संबंध होना चाहिए, यहाँ पे कोई विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, तो डी भी हमारा क्या हो गया, गलत आ गया। तत्पुरुष का मतलब कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, तो तत्पुरुष समास भी यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्यों, जहाँ पे भी आपको पहला शब्द प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय क्या होते हैं, जिनका लिंग पुरुष वचन के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। यथा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो लिंग किसी भी लिंग के लिए यूज हो या किसी भी वचन के लिए यूज हो, यथा यथा ही रहेगा, ना तो इसका बहुवचन बदलता, यथाएं नहीं हो जाता, ठीक है, ना ही लड़की के लिए यथी हो जाता है, ना लड़के के लिए यथा, यथा यथा ही रहता है हमेशा। तो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो जहाँ पर भी प्रथम पद अव्यय होता है वहाँ वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार होता है इसका अर्थ अगर निकाला जाए, ठीक है। लेकिन यथा क्या अव्यय शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। 19 क्या है हमारा,
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो कौन सा शब्द तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। तो कौन सा है? देखिए, मधु मतलब शहद, भ्रमर मतलब भंवरा। यहाँ पे तद्भव पूछा है, मतलब भ्रमर तो होगा नहीं, ठीक है। मधु भी नहीं होगा, मधुकर भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि भंवरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुंदरी, मुंदरी, मुदरिका या मुद्रिका। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगी। ये क्या है? एक तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन थे जो इसी तरह के क्वेश्चन जो बहुत टफ नहीं आते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। आपका मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ, लेकिन आप भी सपोर्ट कीजिए। आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक इंतज़ार करिए। धन्यवाद।